हेलो एवरीवन, सो इन टुडेज वीडियो विल डिस्कस अबाउट जो आपका लाइफ साइंसेज का दिसंबर 23 का जो मॉर्निंग शिफ्ट का एग्जाम आता है उसके हम सॉल्यूशंस की बात करेंगे। अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या आया था, एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं पहले हम। तो फर्स्ट क्वेश्चन था आपका कि बेसिकली एक नंबर आपको दे रखा है, दैट इज 681 की पावर 32 माइनस 319 की पावर 32, इट इज डिविजिबल बाय। ठीक है, देखो जो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें हम एक कंसेप्ट पढ़ते हैं जैसे साइक्लिसिटी ऑफ नंबर्स या यूनिट डिजिट। ठीक है, जैसे हमारे पास यहाँ पर क्या दे रखा है कि 681 की पावर 32। ठीक है, देखो कोई भी नंबर यूनिट डिजिट क्या होती है, जो ये आपकी जैसे यहाँ पे 1 है और ये यहाँ पर आपका क्या 9 है, ये यूनिट डिजिट होती है। किसी भी नंबर के जैसे यहाँ पर अगर 1 है, 681 है या 781 है, उसकी कितनी भी बड़ी पावर हो, उसकी जो यूनिट डिजिट है वो 1 ही आएगी। ठीक है, जैसे 11 है, 11 की पावर 1 11, 11 स्क्वेयर कितना होता है 121, 11 क्यूब कितना होता है 1331। तो यूनिट डिजिट तो आपकी 1 ही रहती है अगर किसी भी नंबर के यहाँ पे 1 है। तो जो भी जब इसकी जैसे पावर 32 है, ठीक है, तो यूनिट डिजिट का मतलब क्या होता है, जो उसकी लास्ट डिजिट है वो तो इसकी 1 ही आएगी। ठीक है, अब है 9। 9 के केस में क्या चलता है, अगर जैसे 9 की पावर 1 है, वो क्या होगी 9। ठीक है, 9 स्क्वेयर क्या होगा आपका 81। ठीक है, 9 क्यूब क्या होगा 729। ठीक है, ऐसे 9 की पावर 4 आप निकालोगे तो उसकी जो यूनिट डिजिट आएगी वो 1 आएगी। मतलब 9 के केस में जब 9 की पावर ओड होती है तो यूनिट यूनिट डिजिट आती है आपकी 9। जैसे 9 की पावर 1 9 है, 9 का क्यूब कितना है 729, और 9 की पावर अगर इवन है तो क्या आता है आपका 1। ठीक है, तो इसमें दो ही आते हैं, या 9 आएगा या 1 आएगा। ठीक है, अब जैसे ये नंबर है तो यहाँ पर यूनिट डिजिट कितनी आएगी आपकी 1। अब ये क्या है इवन, तो इधर भी क्या आएगी आपकी 1। ठीक है, तो इसमें क्या होगा ना कि हम जो यूनिट जो हमारी डिजिट आती है, इसकी भी लास्ट में 1 आएगी, इसकी भी लास्ट में 1 आएगी। ठीक है, तो क्या नंबर आ जाएगा हमारे पास 0। मतलब हम सिर्फ यूनिट डिजिट को देख रहे हैं। ठीक है, कि बेसिकली आपका क्या आ जाएगा 0। ठीक है, जैसे मान लो मैंने कोई भी नंबर ले लिया। ठीक है, मान लो मैंने कह दिया कि फॉर एग्जांपल आप 731 है। ठीक है, मान लो उसमें से आप कोई कोई भी नंबर आप ले लो। ठीक है, तो 1 - 1 कितना आ जाएगा 0। अब इस केस में क्या है, जो 0 है, किसी भी नंबर के अगर लास्ट में 0 आता है, ठीक है, तो वो 2 से भी डिविजिबल है। और मतलब अगर 10 की कोई भी पावर है, 10 है, 100 है, 1000 है, उससे भी वो डिविजिबल होगा। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या दे रखा है, वो 362। ठीक है ना, क्योंकि जो 2 होता है, 2 जो होता है मतलब 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 2 सबको डिवाइड कर देता है आपका। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा ना आपको यूनिट डिजिट का कंसेप्ट लगता है इस टाइप के क्वेश्चन करने में, क्योंकि अदरवाइज ये पावर निकालना इतनी बड़ी और इस पावर को निकालना वो तो बड़ा ही मुश्किल काम है। ठीक है, तो दोनों की यूनिट डिजिट आपकी 1 आएगी, तो 1 - 1 इज 0, और 0 है तो वो 362 और 1000 दोनों से डिविजिबल है। ठीक है, बट इसके लिए आपको थोड़ा सा साइक्लिसिटी ऑफ नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो ऐसा क्वेश्चन आ जाए, जैसे अभी 9 है। ठीक है, कोई भी नंबर हम ले लेते हैं, जैसे मान लो मैंने आपको कहा कि आपके पास 729 है। ठीक है, इसकी पावर 729 है, तो यूनिट डिजिट क्या आएगी। हम्म, ये क्या पावर है, जो पावर है वो इवन है या ऑड है। ऑड है, तो अभी क्या बताया कि अगर 9 की पावर ऑड होती है तो लास्ट डिजिट क्या आएगी 9। ऑड ही ना अगर आप देखो ना, ये होता है, जैसे मान लो आपको 2 का एग्जांपल देता हूँ, जैसे 2 है, 2 की पावर 1 क्या होती है 2, 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32। अब 2 के केस में पता है क्या होता है, ये साइक्लिसिटी होती है 2486। मतलब जो 2 की जो पावर है, ठीक है, जैसे अब कोई भी नंबर है, यूनिट डिजिट का मतलब देखो क्या होता है ना, मैं कितना भी बड़ा नंबर लिख दूं यहाँ पे 2 होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे मान लो आपने
पहले जब 2 की पावर 1 थी तब 2 था, अब 2 की पावर 5 है तब कितना है, फिर भी यूनिट डिजिट 2 है। 2 की पावर 6 क्या होगा, 64। तो देखो इधर भी 4 था, ये भी 4। 2 की पावर अगर मैं 7 लिख रहा हूँ तो वो कितना आएगा, 128। तो पहले भी आपका यहाँ पे जैसे 8 आ रहा था, और 2 की पावर अगर मैं 8 लिखूंगा तो कितना आएगा आपका, 256। कितना आएगा, 256। तो ये जो 2, किसी भी नंबर के अगर लास्ट में 2 है, ठीक है, उसकी यूनिट डिजिट या तो 2 होगी, 4 होगी, या 8 होगी, या 6 होगी। तो ये साइक्लिसिटी होता है, ठीक है, दिस इज नोन एज साइक्लिसिटी ऑफ नंबर्स। ऐसे 3 का अलग होता है, ठीक है, ऐसे 4 का होगा, तो वो साइक्लिसिटी ऑफ नंबर्स में हम पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये थोड़ा ग्राफ से रिलेटेड था। वो कह रहे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स represent the displacement versus time relation for the motion of a ball thrown upward and returning toward the ground remaining in air for 10 सेकेंड, ठीक है। अब ये हम 11th-12th में पढ़ते थे, जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, एक डिस्टेंस होता है, एक डिस्प्लेसमेंट होता है। अब देखो क्या है ना, अगर आप बेसिकली डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, अब देखो वो सेम ही जगह पर आ रहा है, जब भी कोई चीज सेम जगह पर आ गई तो उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होनी चाहिए, 0। डिस्प्लेसमेंट अगर ओरिजिनली वो जहां पर भी था, ठीक है, बाद में वहीं पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट को हम क्या कहते हैं, 0, ठीक है। अभी ये जो 4 ग्राफ हैं, इसमें जो आप देखोगे ना, बेसिकली जो डिस्प्लेसमेंट 0 है, ठीक है, जैसे ये इनिशियल है, ये फाइनल है, ठीक है। तो एक इस ग्राफ के अंदर इसमें 0 नहीं दिखा रही, तो ये आंसर नहीं हो सकता, और इसमें भी नहीं शो करेगी तो ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। सो डिस्प्लेसमेंट 0 इस केस में भी दिखा रखी है, ठीक है। अब बात यह है कि जब हम किसी बॉल को जैसे ऊपर फेंकते हैं, तो ऐसे तो है नहीं कि वो मतलब उसकी जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट रहती है, ठीक है, तो वो डी एक्सेलरेट हो रही है, ठीक है। और जब वो नीचे आ रही है तो वो एक्सेलरेट हो रही है। तो ऐसे बिल्कुल ना, ऐसे स्ट्रेट ग्राफ नहीं आएगा। आप किसी बॉल को ऊपर की तरफ उछाल लो तो ये नहीं है ना कि वो एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ये तो लीनियर है कि डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ, मतलब टाइम के साथ जो डिस्प्लेसमेंट है वो ऐसे इंक्रीज होती जा रही है। तो एक्सेलरेशन जो है वो, जब आप बॉल को ऊपर उछाल रहे हो तो एक्सेलरेशन कम होती है। तो थोड़ा सा इस टाइप का आपका ग्राफ आएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, डी। ऐसे अगर हम थर्ड क्वेश्चन देखें आपका, वो कह रहा है कि जो व्हीकल नंबर प्लेट है उसमें, कहता है आपको 2 लेटर तो यूज करने हैं आउट ऑफ 26 लेटर ऑफ इंग्लिश, ठीक है, अल्फाबेट फॉलोड बाय 4 डेसिमल डिजिट्स। वो कह रहा है कितने टाइप के डिफरेंट नंबर प्लेट्स आर पॉसिबल इफ रिपीटिशन ऑफ लेटर्स एंड डिजिट इज अलाउड, ठीक है। तो ये तो सिंपल है, लेटर तो 26 में से कोई भी यूज करो, दूसरे नंबर पे भी आप 26 में से भी कोई भी यूज कर सकते हो। नंबर आपके पास 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, आप 10 में से कोई भी नंबर यहाँ पे यूज कर सकते हो, 10 में से कोई भी नंबर यहाँ पे यूज कर सकते हो, 10 में से कोई भी यहाँ पे यूज कर सकते हो, और 10 में से कोई भी यहाँ पर। तो इतने आपके कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें उसने आपको एक ग्रिड पजल दे रखा था, और उसने बता रखा कि ये हमारे पास अलग अलग टाइप के सब ग्रिड्स हैं, मस्ट कंटेन ऑल द डिजिट्स 1 to 9, ठीक है, एक के अंदर 1 to 9 सारे होने चाहिए, ठीक है। ये जैसे आपने अगर सुडोकू खेला है कभी, ये सुडोकू की तरह है। सुडोकू में क्या होता है कि चाहे आप रो फिल कर रहे हो, चाहे आप कोई ऐसे कॉलम फिल कर रहे हो, या ये पूरे का पूरा जो सब ग्रिड है, इसके अंदर रिपीटिशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब इसमें अगर मैं आपको जैसे यहाँ पर दिखाऊं, ठीक है, अब देखो इसमें थोड़ा सा आपको देखना होता है क्या है। अब इसमें अगर आप यहाँ पे देखो, तो जैसे ये 9 यहाँ पे आ गया है, ठीक है, तो इस लाइन में यहाँ पे 9 नहीं आ सकता, ठीक है। अब इस लाइन में यहाँ पे भी 9 आ गया है, ठीक है, और बेसिकली आपका इधर भी इस लाइन में 9 आ गया है, ठीक है। तो इस पोजीशन, इन दोनों पोजीशन पे, इन तीनों पोजीशन पे और इस पोजीशन पे 9 नहीं आ सकता। तो इस पोजीशन पे क्या आएगा फिर आपका, 9। मतलब क्या होता है इसके अंदर, क्या होता है कि ये जो एक रो है, या एक
मतलब एक कॉलम है या ये पूरे का पूरा है, इसमें रिपीटिशन नहीं होनी चाहिए। तो ये थोड़ा सा आपको उस पर बेस था कि ऐसे देखो अब यहाँ पे 9 आ गया, तो मतलब हमें चलो इस पोजीशन पे बताना था, ठीक है। तो उसके लिए थोड़ा सा ना आपको इसमें देखना पड़ना था कि यहाँ पे क्या नंबर आ सकता है। तो उसमें यही देखना था कि जैसे अब यहाँ पर 9 नहीं आ सकता, ठीक है, इधर भी 9 नहीं आ सकता, इधर भी 9 नहीं आ सकता। तो 9 सिर्फ आप यहाँ पे रख सकते हो, रखना तो है ही सी आपको नंबर, ठीक है। 1 to 9 में से कोई ना कोई नंबर यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो लेकिन 9 बाकी 1 2 3 4 5 पोजिशन पे नहीं आ सकता, तो इस पोजीशन पे आपका 9 आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो उसने आपसे ही पूछा था कि जो डिजिट जहां पर क्वेश्चन मार्क है वो कौन सी आनी चाहिए। अब एक क्वेश्चन ये आया था कि इन एन एग्जामिनेशन 3 medals वर अवॉर्डेड फॉर ईच ऑफ द 5 सब्जेक्ट्स, ठीक है। इफ 3 candidates won exactly 4 medals each and no candidate won just 1 medal, the total number of medal winners। अब देखो इसमें क्या उसने आपको कहा है, 3 मेडल देने हैं 5 सब्जेक्ट में, ठीक है। तो इसका मतलब 3 into 5 कितने मेडल्स देने हैं, 15। 3 into 5 इज योर 15। तो ये नंबर ऑफ मेडल्स जो हैं ये देने हैं, ठीक है। अब 3 कैंडिडेट को, इफ 3 कैंडिडेट्स वॉन एग्जैक्टली 4 मेडल्स ईच, ठीक है। तो अब 4 मेडल 3 कैंडिडेट्स को मिल गए, ठीक है। तो 12 मेडल्स तो ये चले गए, ठीक है, 12 मेडल्स तो चले गए। एंड नो कैंडिडेट वॉन जस्ट 1 मेडल, कोई भी कैंडिडेट ऐसा नहीं था जिसको सिर्फ एक मेडल मिला हो, ठीक है। तो बाकी 3 मेडल हुए ना, 3 बच्चों को तो मिल गए। अब अगर आप बाकी 2 में से एक किसी को मिला नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि और ये 3 अगर हम एक को ही दे दें, तब हमारा क्या आएगा, एग्जैक्टली 4, ठीक है। अब एग्जैक्टली 5 के लिए क्या होगा, फिर ये होगा कि 2 एक को देने पड़ेंगे, एक एक को देना पड़ेगा, वो पॉसिबिलिटी है नहीं, वो पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन नहीं सकती ना, ठीक है। तो 5 हो नहीं सकता। और बेसिकली और उसने क्या लिखा है यहाँ पर, 6। 6 के लिए तो आपको 3 मेडल एक एक देना पड़ेगा तीनों को, वो वाला केस है नहीं। तो इस केस में एग्जैक्टली 4 आएगा आपका, ठीक है, कि बाकी जो 3 मेडल हैं वो एक ही कैंडिडेट को मिलेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने तब भी डिस्कस किया था जब हमने क्लॉक के बारे में पढ़ा था। What is the difference 11 hours after synchronization in the time shown by standard watch and a watch whose hour and minute hands coincide every 64 minutes, ठीक है। तो इसमें यही था ना कि 11 आवर्स में वो मतलब 44 मिनट्स चली जाएगी, तो बाकी कितना गैप रह जाएगा, 60 मिनट्स का, ठीक है। तो ये हमने क्लॉक में डिस्कस किया था, ठीक है। अब ये चलो देखना इसके बारे में कि सम ऑफ स्क्वायर्स, इसमें क्या होता है ना जब इस टाइप का क्वेश्चन होता है, अब कौन से 4 इंटीजर्स हैं उनके क्या स्क्वायर है, ठीक है। इसमें क्या होता है ना, जैसे मान लो 3 ऑप्शन में लिखा है कैन नेवर बी, कैन नेवर बी, कैन नेवर बी, तो इसका मतलब है कि वो डिविजिबल हो ही नहीं सकते उनसे। बट एक ऑप्शन उसमें उसने क्या लिखा है, कैन बी, तो इसमें ना फिर दोनों चीज बन जाती है कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। बट अगर हम लिख देंगे कैन नेवर बी, तो इसका मतलब क्योंकि अब ऐसे कौन से 4 इंटीजर्स ले और उनका स्क्वायर लेके हम, मतलब द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 4 इंटीजर्स, पहले 4 इंटीजर लेने उनके स्क्वायर लेने। तो ये थोड़ा एलिमिनेट करके करना था वैसे क्वेश्चन, कि आप कैन नेवर बी वाली तीनों को छोड़ के एक में ही था कि कैन बी डिविजिबल, ठीक है। ठीक है, ये चलो सिंपल है, इसको आप करना। AB 5 दे रखा है, BC 7 दे रखा है, तो इनको डिवाइड कर देना, तो आपके पास A/C 5/7 आ जाएगा, ठीक है। अगर आप AB और BC को डिवाइड करोगे कि AB/BC इज इक्वल टू 5/7, तो आपका B से B कैंसिल हो गया, तो 7 एक इसके इक्वल आ गया 5C, ठीक है। तो एक चीज तो यहाँ से प्रूव हो गई कि 7A इज इक्वल टू 5C, ठीक है। ऐसे आप इसको भी प्रूव कर लोगे, तो B बाय जो A है वो 7/11 आ जाएगा,
ठीक है, तो वहां से भी 11b इज इक्वल टू 7a। ठीक है, तो इसका आंसर सिंपली आपका हो जाएगा। ठीक है, ये वाला चलो थोड़ा ज्योमेट्री से रिलेटेड है, इसको आप देखना। अब ये क्वेश्चन ये है, ए सर्कुलर डिस्क ऑफ यूनिट रेडियस अलोंग ए स्ट्रेट लाइन फ्रॉम पी टू क्यू। जैसे ये एक डिस्क है, एक्चुअली क्या होता है, इसका जो सरकमफ्रेंस होता है ना वो 2 पाई आर होता है। सरकमफ्रेंस जो होता है, सरकमफ्रेंस का मतलब क्या है कि वो कितना जैसे डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, तो ये जो डिस्क है इसका सरकमफ्रेंस कितना है आपका 2 पाई आर। रेडियस यहाँ पे उसने 1 दे रखी है क्योंकि उसने लिखा है यूनिट रेडियस, तो ये कितना हो गया आपका 2 पाई। अब देखो क्या है, पी और क्यू, ए सर्कुलर डिस्क ऑफ यूनिट रेडियस रोल्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन फ्रॉम पी टू क्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स शोज द ओरिएंटेशन ऑफ डिस्क एट क्यू। ठीक है, अब देखो ये पहले 2 पाई, 8 पाई के बाद तो ये मतलब 8 पाई तक तो इसने 4 राउंड पूरे करे। अब ये आधा ही पूरा करेगा। अब आधे का क्या मतलब होगा, आधे में फिर क्या ऑप्शन बनेगा इसमें से, मतलब ये जो चीज है ना, जैसे अगर आप इसको ऐसे देख रहे हो, अगर ये हाफ गया है तो ये यहाँ पे होना चाहिए। अगर ये चीज जो सर्कुलर है, जैसे मान लो ये वाला पोर्शन को अगर मैं देखूं, ठीक है, तो अगर ये ऑब्वियसली पूरा घूमने का मतलब क्या है, पूरा घूमने के बाद तो ये वहीं पे ही आ जाएगा। अगर ये पूरा का पूरा सर्कल करेगा तो हाफ घूमने का मतलब क्या है कि ये इस तरफ होना चाहिए। ठीक है, तो वो आपका इसी तरह से ये जो है ये कहाँ पर होना चाहिए आपका, उस तरफ, और ये आधा उस तरफ। ठीक है, तो इसका आंसर क्या बनेगा आपका सी। मतलब ये आपको, क्योंकि 8 पाई में तो ये 4 राउंड पूरा करेगा, 8 पाई के बाद तो यही ओरिएंटेशन होगी जो ये है। अब इसको सिर्फ पाई कवर करना है, तो पाई कवर करने के हिसाब से जैसे इसकी ओरिएंटेशन ये इस तरफ होगा। ठीक है, तो ये इससे आगे की तरफ होगा। ठीक है, और ये इधर होगा आपका। ठीक है, तो इसका क्या आंसर आएगा आपका सी, क्योंकि 2 पाई आर। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हमने ट्राई करा था 20 क्वेश्चन वाला, कि टेस्ट में 20 क्वेश्चन है और एक ए करेक्ट आंसर fetches 4 marks and a wrong answer is penalized by deducting 1 mark. Unattempted questions fetch nothing if a candidate with a few wrong answers secure 44 marks. How many questions were attempted? तो ये वही था कि 16 उसने करे। ठीक है, तो बेसिकली 16 से कितने आएंगे, हम्म, इसमें क्या, ए टेस्ट कंटेन 20, ए करेक्ट आंसर फैचेस 4 marks। ये 64 होगा शायद यहाँ पे ना, 64 भी नहीं। इसमें क्या करते, स्टेटमेंट में कुछ गलती है, इसमें कुछ ना कुछ स्टेटमेंट में जो, क्योंकि 16 × 4 अगर ठीक होंगे फिर तो आपके 60 बनेंगे ना, अगर 4 गलत है तो फिर मैं कुछ स्टेटमेंट में गलती करी। अच्छा, इसमें क्या है ना, इसमें आपको फिर अनअटेम्प्टेड भी देखने होंगे ना, मतलब 44 मार्क्स कैसे आएंगे, आपको सारे के सारे मतलब पॉसिबिलिटी लेके चलनी है। तो ऐसा होगा उसके अंदर कि जैसे उसने 12 क्वेश्चन, मतलब उसने 16 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे। ठीक है, जिसमें से 12 करेक्ट हैं और 4 इनकरेक्ट हैं, और 4 उसने अटेम्प्ट ही नहीं करे। तो 12 चौक मतलब 12 × 4 48 -4 44। तो उसने 16 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं, बट 16 में से उसके 12 ठीक हैं और 4 गलत हैं, तभी 44 बन पाएंगे। ठीक है, ये भी हमने ट्राई करा था, ये भी चलो आप ट्राई करना क्वेश्चन। ठीक है, एक ये क्वेश्चन भी ट्राई करना। इसमें क्या होता है ना, जैसे बोर्ड मास होता है, बोर्ड मास क्या होता है, जब भी हम जैसे ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हैं, फिर हम डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन,
ठीक है, तो उस बेस पे ये क्वेश्चन है, आप सिंपली इसको ट्राई करना। जैसे आपको ये दे रखा है ना 8, 5, 9, ये 53। अब ये कैसे 53 आएगा, मतलब जैसे 9 × 5 45 एंड +8, तो 8 + 45 53 आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे 25 कैसे आएगा, 9 × 3 - 2। ठीक है, तो इसी तरह से आप इसकी वैल्यू निकालना। ठीक है, बट आपको क्या होता है, ये याद रखना होता है कि अगर उसमें एडिशन और मल्टीप्लीकेशन है तो पहले आप मल्टीप्लाई करते हो फिर ऐड करते हो। ऐसे ही अगर उसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन है तो पहले ऐड करते हो फिर सब्ट्रैक्ट करते हो। ठीक है, एक ये क्वेश्चन था, द शेप ऑफ ए कंट्री ऑन ए मैप इज अप्रोक्सीमेटेड बाय ए काइट विद ए डायगोनल्स ऑफ 300 किलोमीटर ईच, द मिनिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ बाउंड्री वुड बी क्लोजेस्ट टू। ठीक है, 44 मार्क्स वाले में मैंने आपको ये बताया ना कि उसने आपको बताया कि एक टेस्ट था उसमें 20 क्वेश्चन है। ठीक है, वो कह रहा है एक करेक्ट आंसर आपको 4 नंबर देता है, रॉन्ग आंसर आपको 1 मार्क को डिडक्ट कर देता है। अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस फैच नथिंग, कि अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं मिल रहा। इफ ए कैंडिडेट विद ए फ्यू रॉन्ग आंसर secures 44 मार्क्स। ठीक है, हाउ मेनी क्वेश्चंस वर अटेम्प्टेड, मतलब उसके देखो अब 20 क्वेश्चन हैं, और उसने हमें ये बता दिया कि 44 ही उसके मार्क्स आए हैं, तो ये हमें पॉसिबिलिटी लेके चलनी है ना। अब मान लो 44 मार्क्स कैसे आए, ठीक है, अभी देखो अभी तो नीट का चल रहा है, जैसे अब 720 नंबर में से कहते हैं 718 कैसे आ गए। नहीं आ सकते ना, वो कहते हैं अगर 720 नंबर का पेपर हुआ है तो अगर मान लो बच्चे ने एक क्वेश्चन नहीं करा तो 716 आने चाहिए, और एक क्वेश्चन मान लो उसने गलत कर दिया, ठीक है, तो उसके 715 आने चाहिए अगर उसने सारे करे हैं तो। ठीक है, अब वो ये ना वो कह रहा है 44 मार्क्स आए हैं बच्चे के, अब मैक्सिमम तो 80 बन सकते थे। ठीक है, और बेसिकली 44 किस कॉम्बिनेशन से बन सकता है, तो वो हमें देखना पड़ेगा। अब जैसे मान लो आप कह देते हो कि चलो उसके मान लो 15 ठीक है, ठीक है, मतलब 15 ठीक है, तो फिर तो 60 नंबर बन गए, और 5 गलत हैं और फिर 55 हो जाएंगे अगर उसने सारे करे हैं। 15 ठीक है, 5, तो आपको कॉम्बिनेशन लेने पड़ते हैं। तो यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन बन रहा है 44 मार्क्स के लिए, कि उसने 16 क्वेश्चन करे, 16 में से उसके 12 ठीक है, 16 में से उसके 12 ठीक हैं, तो 12 जो क्वेश्चन ठीक हैं दैट विल गिव 48 मार्क्स। ठीक है, लेकिन अब उसने करे 16 हैं तो 4 गलत करे हैं तो -1 × 4। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन उसके क्या हैं, गलत है, तो ये -4 हो गई, तो उसके मार्क्स कितने बन जाएंगे, 44। तो ये तो मतलब लॉजिकल मतलब रीजनिंग होती है कि वहीं पर हमें लॉजिक के हिसाब से क्वेश्चन को करना पड़ेगा। ठीक है, ये चलो आप ट्राई करना। इसमें भी एक खास बात क्या होती है ये ना, जैसे उसने आपसे इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, जैसे अगर आप काइट की फॉर्म में लेके चलते हो ना, जैसे अगर आप ऐसे काइट बना रहे हो और वो कह रहा है कि जो डायगोनल्स हैं उनकी लेंथ इक्वल है। ठीक है, कितनी है वो, 300 किलोमीटर। द मिनिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ द बाउंड्री, बाउंड्री मतलब ये जो चीज है ये बाउंड्री है। एक्चुअली इसमें एक फैक्ट होता है कि अगर डायगोनल्स की लेंथ इक्वल है इन केस ऑफ काइट, ठीक है ना, तो वो एक तरह से आपका स्क्वायर ही है, वो क्या आपका एक स्क्वायर है। ठीक है, तो अब बेसिकली अगर ये स्क्वायर है, ठीक है, तो इसकी मतलब वही है कि सारी साइड्स इक्वल हैं। तो जैसे अब ये जो डायगोनल है इसकी लेंथ उसने आपको दे रखी है 150, ठीक है, और इसकी लेंथ भी कितनी होगी 150, तो यहाँ से ना आप ये लेंथ निकाल लोगे, जो होता है ना पाइथागोरस थ्योरम, कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, तो आपके पास एक बाउंड्री की लेंथ आ जाएगी, तो ये स्क्वायर ही है। तो आप जब ये लेंथ निकाल लोगे, ठीक है, वो मतलब जैसे अभी ये आंसर 848 है, इसका मतलब बाय 4 आएगा। ठीक है, तो वो कितना आएगा, मतलब 212 के अराउंड कुछ आएगा ये वाली लेंथ जो है। तो ये तो सिर्फ हमने एक तरफ की निकाली है, तो उसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 848। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अगर
डायगोनल्स की लेंथ सेम है इन केस ऑफ ए काइट, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं आपका, दैट इज योर, उसको हम क्या बोल सकते हैं आपका, इट इज ए स्क्वायर। अब एक ये क्वेश्चन है कि इन द फॉलोइंग फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ इंटीजर्स हाउ मेनी नाइन्स आर डिविजिबल बाय द इंटीजर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग देम। ठीक है, तो इसमें डिविजिबल आपने देखना है, जैसे यू स्टार्टेड फ्रॉम हेयर, ये 9 तो जैसे अब इससे डिविजिबल होगा नहीं, ये वाला 9 भी नहीं होगा। अब ये वाला 9 अब प्रीसीडिंग मतलब पहले वाले 9 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो एक ही हो गया। ये वाला भी हो जाएगा इससे, 2, ये नहीं होगा। अब ये वाला 9 जो है ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा, 3, ये वाला 9 9 से हो जाएगा 4। ठीक है, ये वाला 9 भी हो जाएगा 5, और ये वाला 9 भी 1 से हो जाएगा, तो 6 आंसर आ गया बस। ठीक है, ये चलो आप रहने तो चाहे इतना 16, ये आप करना, ये एजिस का क्वेश्चन होता है। 6 year ago the ages of 3 persons were in ratio 3:5:8। इसमें क्या होता है ना कि जैसे आप मतलब इनकी जो प्रेजेंट एज है, ठीक है, तो उसको आप जैसे मान लो क्या होगी वो, जैसे ये मतलब 6, ये बता रहा है कि 6 साल पहले जो एजिस थी वो 3 पर्सन की इस रेशियो में थी। ठीक है, तो मतलब 3x 5x एंड 8x। ठीक है, तो अब प्रेजेंट एज के लिए आप क्या करोगे, 3x+6, 5x+6 एंड 8x+6। ठीक है, वो आपने प्रेजेंट एज है 8 साल के बाद। ठीक है, मतलब आप ये मान के चलो कि करंट जो इनकी एज है वो क्या होगी, 3x+6, 5x+6 एंड 8x+6। अब इसमें आपने 8 और ऐड कर देना है, +8 +8 +8, तो वो सब जो सम है वो 122 है। वहां से आपके पास x आ जाएगा, तो x आ जाएगा तो आप उनकी प्रेजेंट एज निकाल पाओगे। ठीक है, जैसे कर भी सकते हैं इसको। अब 3x 5x और 8x ये कितना हो गया आपका, मतलब इसमें आपको 8 और ऐड करना पड़ेगा, तब जाके जो सम है वो 122 आ रहा है। ये उनकी प्रेजेंट एज है, 3x+6 5x+6 और 8x+6, 3 5 8 8 16x, और ये हो गया आपका 16x+42, 16x+3 5 8 +42, इट हैज टू बी इक्वल टू 122। तो 16x यहाँ से कितना आ जाएगा आपके पास 80, तो x कितना आ जाएगा 5, तो बस x आ गया 5। तो आप x पुट करते जाओ, 3 × 5 + 6 ये आ जाएगा 21, 5 × 5 + 6 31, 8 × 5 + 6 46। तो ये आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, 18 भी हमने ट्राई करा था, ये अब लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसमें आप टेबल बना के देखना, ये वाला, ये लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन हमें किया था ट्राई। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको दिया था पहले। सपोज ईच ऑफ माई ब्रदर्स हैज द सेम नंबर ऑफ चिल्ड्रन एज आई हैव सिस्टर्स, and each of the sister having the same number of children as I have brothers. If my siblings have a total of 12 children and none of them an only child has an only child, तो siblings कितने हैं, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, सो इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा ये लॉजिक ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि टोटल सपोज ईच ऑफ माई ब्रदर हैज द सेम नंबर ऑफ चिल्ड्रन एज आई हैव सिस्टर्स एंड ईच ऑफ द सिस्टर हैविंग द सेम नंबर ऑफ चिल्ड्रन एज आई हैव ब्रदर। अब देखो सिबलिंग 12 है। अब 12 सिबलिंग के लिए चलो जैसे मान लो मैंने ये इक्वेशन लिखी कि 3 सिस्टर हैं और उनके 2 बच्चे हैं, और 2 उसके ब्रदर हैं और हर एक ब्रदर के 3 बच्चे हैं। ठीक है, तो 3 × 2 + 2 × 3, ये 12 बन गया। अब इसको हम प्रूव करते हैं यहाँ पे। सपोज ईच ऑफ माई ब्रदर हैज द सेम नंबर ऑफ चिल्ड्रन एज आई हैव सिस्टर, तो इसकी 3 सिस्टर हैं जो हमने लिया। ठीक है,
और उसके जो ब्रदर हैं उन्हीं उसके भी 3 बच्चे हैं, ठीक है। एंड ईच ऑफ द सिस्टर हैविंग द सेम नंबर ऑफ चिल्ड्रन एज आई हैव ब्रदर, तो ब्रदर 2 ही हैं, तो उसकी जो सिस्टर है उसके 2 ही बच्चे हैं, ठीक है। सो तो बेसिकली इसके सिबलिंग्स कितने हुए, 3 + 2 = 5, ठीक है। एक ये ग्राफ पे बेस्ड है, ये जैसे हम स्ट्रेट लाइन इक्वेशन पढ़ते हैं ना, y = mx + c, तो इसमें आपको स्लोप निकालना पड़ेगा। देखो y इंटरसेप्ट तो क्या होता है, जो y एक्सिस पे वैल्यू होती है, जो इक्वेशन हम लिखते हैं ना y = mx + c, तो आपका 3.6 है, ठीक है। m निकालने के लिए आपको ना 1-2 पॉइंट्स पे ये देखना पड़ेगा कि चेंज अलोंग y और बाय चेंज अलोंग x एक्सिस क्या आ रहा है, ठीक है। तो वो ग्राफ से देखना पड़ेगा। किसी भी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या होता है आपका, चेंज अलोंग y एक्सिस बाय चेंज अलोंग x एक्सिस, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं पार्ट बी के क्वेश्चंस। ड्यूरिंग एनिमल सेल कल्चर विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल टाइप्स वुड नॉट रिक्वायर ट्रिप्सिन। देखो ट्रिप्सिन चाहिए होता है जहां पर सेल्स आपस में ज्वाइंट होते हैं, उनके बीच में मान लो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है। ये जो हिमेटोपोएटिक सेल्स होते हैं ये तो पहले से अलग अलग होते हैं, तो इसके लिए आपको ट्रिप्सिन नहीं चाहिए होता। ये हम एनिमल सेल कल्चर में पढ़ते हैं कि हमें ट्रिप्सिन चाहिए होता है सेल्स को क्या करने के लिए, अलग करने के लिए, ठीक है। तो हिमेटोपोएटिक सेल्स दे आर ऑलरेडी, मतलब वो तो पहले से ही अलग अलग है, तो उसके लिए आपको नहीं चाहिए। ये हमने बायोकेमिस्ट्री में क्वेश्चन डिस्कस करा था कि सक्सिनेट और जो सिट्रेट है, ठीक है, ये आपको क्या याद रखना पड़ता है कि अमीनो एसिड्स के प्रिकर्सर, अलग अलग अमीनो एसिड किससे डिराइव होते हैं। जैसे हमने डिस्कस करा था पायरुवेट जो है वो पायरुवेट से एलेनिन बनता है। तो एक ये टेबल हमने पढ़ी थी स्टार्टिंग में जब हमने बायोकेमिस्ट्री स्टार्ट की थी, तो वो आपको टेबल याद करनी पड़ेगी कि अलग अलग अमीनो एसिड्स के अंदर जो उनका कार्बन स्केलेटन होता है वो कहाँ से डिराइव होता है। अब ये तो चलो लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्पीशीज, ये एक फैमिली का नाम बता रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। किसमें देख लेते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, ड्यूरिंग रेप्लिकेशन ओवर बाइंडिंग ऑफ डीएनए इज कॉज्ड बाय कोमा एंड रिमूव्ड बाय। तो ओवर बाइंडिंग किसकी वजह से होती है, हेलिकेज की वजह से, और उसको कौन रिमूव करता है, आपका गायरेज, ठीक है। तो ये भी हमने क्वेश्चन किया था जब हमने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ एक्साइटेशन लाइट एंड ऑब्जेक्टिव गिव्स द बेस्ट लेटरल रिजोल्यूशन इन ए फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको बताया था ना कि वेवलेंथ हमें कम से कम यूज करनी होती है, ठीक है, कि जो डी था 0.61 लैम्डा बाय एन ए विच इज योर न्यूमेरिकल अपर्चर। तो सबसे कम वेवलेंथ यहाँ पर आपकी 480 वाली है, ठीक है। और फिर न्यूमेरिकल अपर्चर आपका ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका ए। इन ए म्यूटाजेनेसिस एक्सपेरिमेंट द फॉलोइंग पेडिग्री वाज ऑब्टेन्ड, all progeny had the same phenotype, the mutation is likely to be caused or likely to have occurred। देखो इसमें क्या है ना, देखो फीमेल और जो मेल है दोनों के अंदर ही वो प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, लेकिन आगे सारी प्रोजेनी में देखने को मिला है। तो इसमें देखो ये बात तो पक्की है कि ये जो प्रॉब्लम है या ये जो म्यूटेशन हुई है ये जर्म सेल में हुई है, ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। तो इसमें ना जो अगर आप 4 ऑप्शन देखोगे, ड्यूरिंग मैचुरेशन ऑफ एग सेल, in the maternal somatic cell, and in the mother in the precursor to all germ cells। क्योंकि इसके अंदर सभी के सभी चाहे दोनों फीमेल हैं चाहे मेल है, मदर फादर के अंदर वो म्यूटेशन नहीं है, लेकिन आगे तीनों बच्चों के अंदर वो आपको डिजीज देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ये मतलब कि जर्म सेल, ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम आई है इसका मतलब ये जर्म सेल से रिलेटेड है। तो इसका आंसर क्या होगा, इन द मदर इन द प्रिकर्सर टू ऑल जर्म सेल्स, ठीक है।
ये आपका, चलो ये तो इवोल्यूशन से रिलेटेड है। ये चाहे आप इसको याद रख सकते हो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कंटेन्स ओनली दोज टाइप ऑफ मैपिंग पॉपुलेशन दैट आर करेक्टराइज्ड बाय ट्रू ब्रीडिंग। ट्रू ब्रीडिंग का मतलब वही होता है ना कि जो, मतलब जो एक तरह से होमोजाइगस आप कह सकते हो कि ट्रू ब्रीडिंग इंडिविजुअल्स। ठीक है, तो इसके अंदर या तो डबल हैप्लॉइड होते हैं और एक आपके RILS होते हैं। ठीक है, एक डबल हैप्लॉइड की हम बात करते हैं और दूसरे इसमें आपके क्या होते हैं, RILS। ठीक है, इसकी जो RILS की फुल फॉर्म होती है दैट इज रिकॉम्बिनेंट इनब्रेड लाइंस। रिकॉम्बिनेंट इनब्रेड लाइंस। रिकॉम्बिनेंट इनब्रेड लाइंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दैट इज रिलेटेड टू मोनोगैमी। ये आपने इसमें इवोल्यूशन में पढ़ा है, मोनोगैमी। फिर नेक्स्ट से क्वेश्चन आता है कि कैपोसी सार्कोमा कौन करता है। तो इसमें हम जनरली वैसे तो एड्स से रिलेटेड इसे पढ़ते हैं। तो इसमें ये एक तरह से स्किन का ही होता है। तो एक ये HIV भी करता है और एक और वायरस का नाम है जिसका क्या नाम है, HHV8। ठीक है, दिस इज ए ह्यूमन हर्पीज वायरस 8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम्स वुड द लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बी टेकन अप बाय द ग्रेजिंग फूड चेन। ठीक है, तो मेनली आपका, जैसे हम दो टाइप की फूड चेन की बात करते हैं ना, एक होते हैं GFC और एक होती है DFC। तो जो एक्वेटिक फूड चेन होती है जनरली वहां पर ग्रेजिंग फूड चेन ज़्यादा होती है। वहां पर मेजर जो सोर्स होता है एनर्जी का या जो एनर्जी ट्रांसफर का, तो ऑब्वियसली बाकी ऑप्शन में से जैसे, क्योंकि ट्रॉपिकल टेम्परेट ये तो टेरेस्ट्रियल में ही आ गए। ठीक है, एक चलो एल्गल सी बेड है, बट इसका आंसर क्या, ओपन ओशियन। ठीक है, विच इज ए एक्वेटिक का एग्जाम्पल है ये। ठीक है, एक आपका ये डॉर्फिंग वगैरह की तो जब भी बात होती है तो हम जिब्रेलिन्स की बात करते हैं, क्योंकि जिब्रेलिन रिस्पॉन्सिबल होता है ग्रोथ के लिए। ये भी आपका प्लांट फ्यूजन से रिलेटेड है कि अराबिडोप्सिस थेलियाना मिथ्योनिन से क्या बनता है। तो इसका आंसर उन्होंने क्या दे रखा है, ग्लूकोसोनिलेट्स। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन आया कि वन स्ट्रैंड ऑफ ए पैलिंड्रोमिक डबल स्ट्रैंडेड DNA इज कंपोज्ड ऑफ 5' to 3' दिस सीक्वेंस। Which one of the following forms of nucleic acid structure will be adopted in water if sense and antisense strands are mixed in equal proportion followed by annealing? देखो क्या होता है, जो भी जब भी हम DNA के बारे में पढ़ते हैं, किसी भी रैंडम सीक्वेंस के लिए या कोई भी DNA सीक्वेंस के लिए बी फॉर्म को हम सबसे स्टेबल मानते हैं। ठीक है, किसी भी कोई भी अगर आपके पास कोई भी रैंडम सीक्वेंस भी है तो बी फॉर्म को हम सबसे स्टेबल मानते हैं, क्योंकि बी फॉर्म ही किसने दी थी, वॉटसन एंड क्रिक ने। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई भी रैंडम आपको सीक्वेंस देता है, वो कहता है सेंस और एंटी सेंस को मिक्स करते हैं, तो बेसिकली वो कौन सी फॉर्म बनाएगा, आपका बी फॉर्म। बी फॉर्म इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट स्टेबल फॉर्म। Which one of the following techniques allows the study of all three type of interaction? Protein protein, protein DNA and protein RNA। तो इसमें आपको क्या याद रखना है, फाज डिस्प्ले। ठीक है, Which one of the following is true for genome wide association study? ठीक है, तो इसमें ये बताया उसने कि all alleles in a population are assayed at the same time। कि जितनी भी पॉपुलेशन के अंदर एलील्स हैं उसको आप सेम टाइम पे ऐसे कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो कुछ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन ही आपके, ये आपने प्लांट में पढ़ा होगा। डोसेज कंपनसेशन पढ़ा होगा आपने डेब बायो में। जैसे ह्यूमंस में क्या होता है ना कि फीमेल के अंदर एक एक्स क्या हो जाता है, इनएक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, अब उसमें उसने क्या ऑप्शंस दी थी आपको, एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेशन इन फीमेल occurs in a zygote immediately after fertilization।
फिर वो कह रहा है कि एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेशन इज नॉन रैंडम. In some individual, maternal X is inactivated, while in others, paternal X chromosome is inactivated. Y chromosome of males is seen as bar body. तो ये तो गलत है. इसने लिखा है the body of female is a mosaic of cell, some having parental X and others having maternal X inactivated. कि मतलब मोज़ोइक का मतलब ये होगा कि मिक्सचर ही है कि कुछ सेल्स ऐसे होंगे कि जिसमें पैटर्नल वाला एक्स इनएक्टिवेटेड होगा, कुछ में मदर वाला. ठीक है. ये इकोलॉजी का क्वेश्चन है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंथ्रोपोजेनिक, मतलब कौन सी ह्यूमन की एक्टिविटी की वजह से कंट्रीब्यूट्स टू द मोस्ट नाइट्रोजन टू द ग्लोबल नाइट्रोजन साइकिल. ठीक है. इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स, क्योंकि फर्टिलाइजर्स हम यूज करते हैं जनरली, ये एनपीके वही नाइट्रोजन के ही मेन फर्टिलाइजर्स होते हैं, तो वही इन्होंने आंसर दे रखा है. क्योंकि वही होता है ना कि जो भी आपने फर्टिलाइजर की फॉर्म में यूज करा है, फिर वो कुछ डीनाइट्रिफिकेशन होती है, क्योंकि एक तरह से जो भी नाइट्रोजन साइकिल चल रही है, क्योंकि नाइट्रोजन जो होती है वो आपकी मेनली गैसियस फॉर्म में होती है. ठीक है. ये एम्ब्रियो इनर सेल मास वाले तो आपके क्या बनाते हैं, एक्टोडम, एंडोडम और मिजोडम बनाते हैं ना. तो यहाँ पर उसने लिखा है कि ट्रोफो एक्टोडम, मिजोडम एंड एंडोडम. ये 22nd क्वेश्चन हमने सिग्नलिंग में करा था कि जब भी सिग्नलिंग होती है आपकी कौन से वाली, इंसुलिन वाली सिग्नलिंग में भी हमने पढ़ा था कि PIP2 से PIP3 बनता है. ठीक है. हाँ, तो वो PIP2 से पहले PIP3 बनता है, उसके बाद कौन सा था आपका वहां पे, फिर कौन सा था, प्रोटीन काइनेज डी आता है. फिर GSK3 को इनएक्टिवेट किया जाता है ताकि GS एक्टिव हो जाए. लेकिन यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन क्या है कि जो फॉस्फेटिडाइल आइनोसिटोल है, इट इज अनयूजुअल अमंग मेम्ब्रेन लिपिड बिकॉज इट कैन अंडरगो रिवर्सिबल phosphorylation at multiple sites on the inositol head to generate a variety of phosphorylated PI lipids called phosphoinositides. In a cell signaling event, तो PIP2 से PIP3 कौन बनाता है, तो उसका आंसर क्या आपका, फोस्फो आइनोसिटाइड 3 काइनेज. ठीक है. ये कुछ आपको याद करने वाला है इसमें. ये भी मैंने आपको बताया था. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम विद इंटरफेस न्यूक्लियस ऑफ मेमेलियन सेल इज करेक्ट. कि जो जनरली जो जीन रिच होते हैं, जो क्रोमोसोम होते हैं वो जनरली होते हैं कहाँ पर, न्यूक्लियस के पास. ठीक है. सॉरी, वो होते हैं आपके न्यूक्लियर एनवेलप के पास. और इसमें उसने क्या लिखा है, पहले ऑप्शन लिखा है कि क्रोमोसोम्स आर रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड. दूसरा उसने लिखा है कि जो जीन पुअर होते हैं दे टेंड टू लोकेट टुवर्ड्स द न्यूक्लियर एनवेलप, और जो जीन रिच होते हैं वो सेंटर की तरफ होते हैं. जैसे अगर आप किसी क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बनाओ, इसका सॉरी न्यूक्लियस का, तो जो सेंटर की तरफ जो होते हैं वो वाले होते हैं जिसमें जीन रिच होते हैं. जीन रिच क्रोमोसोम्स कहाँ पर होते हैं आपके, सेंटर की तरफ. और जो जीन पुअर क्रोमोसोम्स होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, न्यूक्लियर एनवेलप, मतलब वो पेरिफेरी पे होते हैं. ठीक है. हाँ, वही आप कह सकते हो. ऑब्वियसली हेटेरोक्रोमैटिन वो होता है जो एक्सप्रेस नहीं करता है, यूक्रोमैटिन आपका एक्सप्रेस करता है. ये आपका प्लांट फाइटो हार्मोन से रिलेटेड है. एक ये आता है कि NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर हम कौन सी वेव यूज करते हैं, तो उसका आंसर क्या आपकी, रेडियो वेव. ये हमने इकोलॉजी में डिस्कस किया था. जो एक फ्रॉग जो select the species that was thought to be extinct because of climate change and habitat loss, but was recently rediscovered in the year 2022. That is Harlequin frog. ठीक है. ये तो आपको स्पेसिफिकली देखना पड़ेगा कि ये टेटनोस्पेसिन क्या होता है. ये एल्डोस्टेरोन से रिलेटेड है.
एक ये आप जंक्शंस पढ़े थे आपने, जैसे जैसे इसमें जब हम कोनेक्सिन कोनेक्सिन जो होता है वो सिलेंड्रिकल चैनल फॉर्मिंग जंक्शंस बनाता है। तो जैसे सी का तो 4 है, बट सी का 4 तो आप देख रहे हो 3 ऑप्शन में है, ठीक है। जब भी हम बात करते हैं एंकरिंग जंक्शन, ठीक है, जैसे उसमें हमने पढ़े थे आपके डेस्मोसोम, हेमीडेस्मोसोम, तो डेस्मोग्लीन से आप याद रख सकते हो, ठीक है। ऑक्लूडिंग जंक्शन में क्लोडिन्स, ठीक है। और ये जो डेल्टा नोच है दैट इज योर सिग्नल रिलेइंग जंक्शन, ठीक है। तो कई बार तो एक दो मैच करके पता लग जाता है, बट इसमें आपको अलग अलग टाइप के जंक्शन पता होने चाहिए। ये इवोल्यूशन से रिलेटेड है। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में हम क्या पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर डिफरेंट बट फंक्शन सेम, यही करते हैं ना कि लिखा है समटाइम्स सिमिलर ट्रेट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स इवॉल्व इन टू डिफरेंट lineages independently such as venoms in scorpio and snakes। स्कॉर्पियो क्या होते हैं, ये तो इंसेक्ट में आते हैं, और स्नेक इसमें आते हैं रेप्टाइल्स में। तो ये तो दोनों अलग अलग फाइलम्स हैं, बट कहते हैं वेनम्स दोनों के अंदर होते हैं। तो मतलब कि देख लो स्ट्रक्चरली तो ये डिफरेंट है, बट फंक्शन या वेनम बना रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए इसे हम क्या बोल सकते हैं, कन्वर्जेंट जो एनालोगस ऑर्गन्स होते हैं। और जब भी हम डाइवर्जेंट इवोल्यूशन की बात करते हैं तो हम होमोलोगस की बात करते हैं। हाउ मच हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट अप्रोक्सीमेटली इन ईच नॉर्मल ह्यूमन आरबीसी, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा 29 पिकोग्राम। फिर एक क्वेश्चन आया था कि 15 स्पॉन्टेनियस arabinose mutants of E. coli that were not able to utilize arabinose as a sole carbon source in minimal synthetic media at 42 डिग्री सेल्सियस वर आइसोलेटेड। मतलब ये 15 म्यूटेंट्स थे जो अरेबिनोज को 42 डिग्री सेल्सियस पे यूज नहीं कर पा रहे थे। However, interestingly, all these mutants were able to use arabinose as a sole carbon source at 30 डिग्री सेल्सियस। वैसे तो जब हमने ये पढ़ा था ना, ये पढ़ा था हमने टेम्परेचर सेंसिटिव म्यूटेशंस में, जिसे हम कंडीशनल म्यूटेशंस बोलते हैं, बट यहाँ पर उसमें से कुछ ऑप्शन थी भी नहीं यहाँ पे। और बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट द मोस्ट लाइकली टाइप ऑफ म्यूटेशन। अब इसमें आप देखो ना, जो डिलीशन और फ्रेम शिफ्ट, क्योंकि डिलीशन भी एक तरह से फ्रेम शिफ्ट ही होती है। और इसमें इन्वर्जन की तो आप बात ना करो, इन्वर्जन की तो हम जैसे बैक्टीरिया वगैरह में इतना इन्वर्जन की बात नहीं करते। तो इसमें बस फिर यही बन रहा था मिस सेंस। अदरवाइज जब हम ऐसी टेम्परेचर सेंसिटिव म्यूटेशंस की बात करते हैं तो मेनली दीज आर कंडीशनल म्यूटेशंस, ठीक है। ये कॉलन काइमा से रिलेटेड है, अब ये प्लांट में पढ़ते हैं आप कॉलन काइमा। एक ये आपका जो ब्लड ग्लूकोस बायो सेंसर होता है, वो कह रहा है कि इनमें से क्या नहीं रिक्वायर होता, ठीक है। तो उसमें हमें ग्लूकोस ऑक्सीडेज चाहिए होता है, जो कि वही ग्लूकोस की रिएक्शन कराता है। इलेक्ट्रोड चाहिए होती है, ठीक है। तो ये जो लिखा ना पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टलाइज सेंसर, तो आप देखना इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है बायो सेंसर का, तो उसमें हमें ये नहीं चाहिए होता। ये भी हमने बायोकेमिस्ट्री में डिस्कस किया था अभी कि एनएडी पॉजिटिव किसके अंदर, which one of the following enzyme does not catalyze the oxidation of substrate by reducing the electron receptor NAD positive। जब हम लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज की बात करते हैं तब भी हम NAD पॉजिटिव की बात करते हैं, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज में बात करते हैं, सक्सिनेट में FAD से FADH2 बनता है, ठीक है। और आइसोसिट्रेट के अंदर भी NAD पॉजिटिव यूज होता है। Which one of the following correctly shows the total estimated biomass of the life form, ठीक है, on earth in increasing order। तो ये भी आपको याद रखना है, वायरसेस का बायोमास कम है, उससे ज्यादा फंगस, सबसे ज्यादा बैक्टीरिया। विच सेल साइकिल फेज इज टिपिकली द शॉर्टेस्ट, माइटोसिस। G1 हमने पढ़ा था 11 आर का, S पढ़ा था 8 आर का, G2 4 आर का, और M आपका 1 आर का। RNA polymerase is an enzyme that transcribes DNA sequences into RNA। तो इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी ट्रू नहीं है। RNA polymerase initiate RNA synthesis without primer।
जब भी हमने ट्रांसक्रिप्शन पढ़ी थी तो पहला पॉइंट हमने ये पढ़ा था, आरएनए पॉलीमरेज को प्राइमर नहीं चाहिए होता, ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज को प्राइमर चाहिए होता है। आरएनए पॉलीमरेज के पास प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी भी नहीं होती, तो ये स्टेटमेंट गलत है कि आरएनए पॉलीमरेज हैव हाई फाइडेलिटी ड्यू टू द एक्शन ऑफ प्रूफ रीडिंग एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी। सी स्टेटमेंट है, इन यूकैरियोट्स आरएनए दैट एनकोड्स राइबोसोमल प्रोटीन्स इज ट्रांसक्राइब्ड बाय आरएनए पॉलीमरेज 2। ये सही है गलत है? राइबोसोमल आरएनए कौन बनाता है? राइबोसोमल आरएनए कौन सा पॉलीमरेज बनाता है? टेस्ट है आज मोल बायो का, देख लो, अभी यही नहीं याद है। राइबोसोमल आरएनए बनाता है पॉलीमरेज 1। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन उसने क्या किया कि राइबोसोम के जो प्रोटीन है, प्रोटीन तो एमआरएनए बनाएगा ना, तो एमआरएनए तो पॉलीमरेज 2 बनाता है आपका, ठीक है। तो उसने कहा कि इन यूकैरियोट्स आरएनए दैट एनकोड्स राइबोसोमल प्रोटीन्स इज ट्रांसक्राइब्ड बाय आरएनए पॉलीमरेज 2। डी स्टेटमेंट क्या है कि आरएनए पॉलीमरेजेस इनिशिएट आरएनए सिंथेसिस फ्रॉम डिफाइंड रीजन ऑफ डीएनए। सारे के सारे डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन नहीं होती है, सिर्फ स्पेसिफिक डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन आपकी होती है, ठीक है। अब ये कोई टिबरोनिक एसिड, ये कुछ उसका नाम पूछा उसने। पोरिन्स, पोरिन्स कहता है कि जो कि आउटर मेम्ब्रेन में होते हैं, वो कैसे अपनी डेस्टिनेशन में रीच करते हैं। देखो एक बात तो हमने पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कि प्रोटीन तो देखो बाहर से ही बन के आते हैं, ठीक है, जनरली। हाँ, तो वो बाहर से बन के आते हैं। तो पहला तो उसने लिखा है कि डायरेक्ट सिंथेसिस ऑफ पोरिन ऑन माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, तो डायरेक्ट तो वहाँ पे सिंथेसिस होता नहीं है, ईआर पे भी नहीं बनते, ठीक है। तो सिंथेसिस साइटोसोल में होता है, फिर एक ट्रांसपोर्टर होता है आउटर मेम्ब्रेन कॉम्प्लेक्स में, जो हमने टिम टॉम पढ़े थे, तो वो import by टोम कॉम्प्लेक्स एंड इंजर्शन फ्रॉम द इंटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन स्पेस। जो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होता है फिर वो जाके आउटर मेम्ब्रेन में लग जाता है। तो ये जब हमने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा था तब इसको हमने वहां पे डिटेल में पढ़ा था। इन ए फैमिली द फादर हैज एन एक्स लिंक म्यूटेशन which is caused by late onset lethal disorder, ठीक है, and mother is not a carrier. Based on the above information, which one of the following statement about the children the couple may have is correct? There is a 50% chance that son will show the disorder. देखो इसमें मदर तो कैरियर है ही नहीं, तो सन को तो डिजीज होने का कोई चांस नहीं है। नो चिल्ड्रन विल शो द डिसऑर्डर, क्योंकि उसने लिखा हुआ है ना कि एक एक्स लिंक्ड म्यूटेशन है कोजिंग ए लेट ऑनसेट लीथल डिसऑर्डर। इसका मतलब है ना कि फादर, क्योंकि फादर के अंदर म्यूटेशन है तो वो डॉटर में जाएगी। द प्रोबेबिलिटी दैट द पेरेंट्स हैव ए डॉटर कैरिंग म्यूटेंट एलील इज 25%। देखो फादर से तो डॉटर में एक्स जाना ही जाना है, तो सारी डॉटर्स में जाएगा, तो इसमें आपका जो ऑप्शन है दैट इज ऑल डॉटर्स विल हैव द म्यूटेंट एलील, क्योंकि डॉटर के अंदर तो फादर से एक्स आना ही आना है, ठीक है। स्पर्म लाइसिन which help in penetration of the egg during fertilization in mammal contain hyaluronidase, ये आपने डेप बायो में पढ़ा होगा। एंडोसिटिक वेसिकल वाला क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किया था जब बायोकेमिस्ट्री में क्वेश्चंस में। एक है pH 2, एक है 5.2। तो मैंने आपको बताया था ना, एक pH का फर्क का मतलब क्या है आपका कि 10 टाइम फर्क आता है, ठीक है, क्योंकि लॉग के अंदर 10 टाइम्स का फर्क आता है। 2 pH का मतलब क्या हो गया, वो 100 हो गया। pH अगर 3 का फर्क है तो वो 1000 हो गया। तो अगर कहीं पे pH 2 है और कहीं पे 5.2 है, तो मतलब कि जो 2 वाले के अंदर जो एंडोसिटिक वेसिकल है उसके अंदर 1000 से ज्यादा टाइम हाइड्रोजन कम है, क्योंकि जितनी pH ज्यादा होती है उतने हाइड्रोजन आयंस क्या होते हैं आपके कम होते हैं। पी बॉडीज आर
डिस्क्रीट साइटोप्लाज्मिक कलेक्शन ऑफ आरएनए, ये होते हैं प्रोसेसिंग बॉडीज। तो ये आरएनए और प्रोटीन की बनी होती हैं। इनका मेन काम क्या होता है? डीएडिनाइलेशन। जैसे एमआरएनए ने प्रोटीन बना दिया तो बाद में उसकी मतलब, क्योंकि उसके अंदर हमने पढ़ा था कैप जो होती है वो जैसे 7 मिथाइल गुआनोसिन की बनी होती है, ठीक है। पॉली ए टेल होती है, तो टेल को हटाना, तो उसकी कैप को रिमूव करना और एमआरएनए को डिग्रेड करना, तो ये पी बॉडी का फंक्शन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन हैज नो सप्लाई स्टोर? तो जो स्टेरॉइड्स होते हैं ना वो मतलब जब चाहिए होते हैं तभी बनते हैं और तभी रिलीज होते हैं। उनका कोई ऐसा नहीं होता कि वो स्टोर रहते हैं, उनका कोई स्टोरेज नहीं होती, ठीक है। क्योंकि अगर आप उसको वेसिकल में स्टोर करोगे तो ये तो लिपिड ही होते हैं ना, ये तो वेसिकल को से बाहर निकल आएंगे। क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि स्टेरॉइड्स का नेचर लिपिड है, तो ये तो अगर वेसिकल के अंदर आपने इसको रखा तो ये तो बाहर आते जाएंगे वेसिकल से, तो ये इनका कोई सप्लाई स्टोर नहीं होता। स्पेसिफिकली किसका? आपका स्टेरॉइड्स का। जैसे इंसुलिन है, मान लो वो स्टोरेज है कि जब सिग्नल आएगा तब वो जो स्टोर इंसुलिन है वो रिलीज होगी, ठीक है। तो स्टेरॉइड्स का कोई भी सप्लाई स्टोर नहीं होता। In the production of alcohol by fermentation, in the absence of oxygen, yeast convert glucose to pyruvate and pyruvate to ethanol. Fermentation promotes glycolysis by, क्योंकि क्या होता है ना, जब बेसिकली इसमें NAD पॉजिटिव जनरेट होता है। जैसे हमने जो स्टेप पढ़ा था, ग्लूकोज से पहले पायरुवेट बन गया, पायरुवेट की फिर हमने क्या पढ़ा था, उसकी डीकार्बोक्सिलेशन होकर एसिटाइल्डिहाइड बनता है, और जब एसिटाइल्डिहाइड से इथेनॉल बनता है तो NADH NAD पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है, और इस NAD पॉजिटिव को फिर यूज किया जाता है इसके लिए दोबारा क्योंकि जब ग्लाइकोलिसिस को अगर आपने चलाते रहना है तो NADH NAD पॉजिटिव चाहिए। क्योंकि आपको कौन कौन से स्टेप थे जहां पर NADH बनता है, बेसिकली एक ही स्टेप होता है, कौन सा? आपका जब ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट बनता है, तो वहां पर NAD पॉजिटिव आपको चाहिए ना। तो ये जो इथेनॉल बनेगा तो NAD पॉजिटिव बनेगा, और वो NAD पॉजिटिव जो है वो ग्लाइकोलिसिस को चलाता रहेगा, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व इन द पिंचिंग ऑफ द नेक ऑफ इन्वेजिनेटिंग कोटेड पिट टू फॉर्म एंडोसिटिक वेसिकल? तो ये आपको प्रोटीन का नाम याद रखना है जिसका नाम होता है डायनामिन, ठीक है, कि जो एंडोसिटिक वेसिकल की पिंच ऑफ कराता है, ठीक है, डायनामिन। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इज नॉट फैसिलिटेटेड बाय TmRNA? ठीक है, ये एक तरह से एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ RNA होते हैं, ये कुछ बैक्टीरिया के अंदर आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, जिसका क्या नाम दे रखा है इन्होंने? TmRNA, ठीक है। ये होते हैं ट्रांसफर मैसेंजर RNA, ठीक है। अब इसका मेन काम क्या होता है ना कि जैसे कई बार मान लो ट्रांसलेशन चल रही है, ठीक है, और राइबोसोम वहां पे रुक गया, उनको रेस्क्यू कराने के अंदर, और जो प्रोटीन मतलब सही नहीं बना उनको डिग्रेड कराता है। तो पहली ऑप्शन इसने लिखी कि ये स्टॉप कोडोन ऐड करता है, ऐसा नहीं है, ये स्टेटमेंट गलत है। दूसरा उसने क्या लिखा कि अगर मान लो पॉलीपेप्टाइड सही से नहीं बना, ठीक है, मतलब प्रोटीन बनना तो स्टार्ट हो गया बट ड्यू टू सम रीजन वो नहीं बना, तो उसका प्रोटियोलिसिस कराता है, ठीक है। और कोई डिफेक्टिव या ट्रंकेटेड प्रोटीन है उसको रिलीज कराता है। और राइबोसोम, क्योंकि राइबोसोम हमें रिसाइकिल कराने होते हैं ना, एक बार प्रोटीन बन गया तो हमें दोबारा यूज करने हैं, लेकिन अगर मान लो ड्यू टू सम प्रॉब्लम ट्रांसलेशन तो स्टार्ट होगी बट वो रुक गई, तो एक तो प्रोटीन सही नहीं बना ऊपर से आपका राइबोसोम वहीं पे रुक गया, तो उस उन राइबोसोम की रिसाइकलिंग कराना, और जो पॉलीपेप्टाइड डिफेक्टिव बने हैं उनको भी रिलीज कराना और उनकी डिग्रेडेशन कराना, ये सब TmRNA का फंक्शन है, ठीक है। तो ये कुछ बैक्टीरिया में आपको देखने को मिलते हैं, दैट इज ट्रांसफर मैसेंजर RNA। और नेक्स्ट इसमें क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डिस्क्राइब द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम बेस्ड ऑन कॉमन एंसेस्ट्री? तो ये होता है फाइलोजेनेटिक। जब भी हम फाइलोजेनेटिक्स की बात करते हैं तो हम मेनली किसकी बात करते हैं? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की, ठीक है।